नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी पिता की वसीयत। रामलाल जी अपने कमरे में अपनी पत्नी जानकी जी के साथ बैठे हुए रोजाना की तरह अपने कारोबार का हाल चाल सुना रहे थे कि इतने में बड़ा बेटा आया और बोला, पिताजी जरा तिजोरी की चाबी दे दी तो दीजिए। अरे अरे क्या हो गया? कुछ नहीं, बस 15,000 रुपये चाहिए थे पिताजी। आपको तो पता है कि मेरी कार की रिपेयरिंग करवानी है। अच्छा ठीक है जानकी, जरा चाबी दे देना। जानकी जी अपनी कमर में से चाबी का गुच्छा निकाल कर दे देती हैं। बड़ा बेटा अभी जाता ही है कि इतने में छोटा बेटा आ जाता है। बाबूजी, बच्चों की फीस भरनी है, 20,000 रुपये चाहिए, ज़रा दीजिए। तो मेरी तनख्वाह नहीं आई अभी तक, जब आएगी तो आपको वापस ज़रूर कर दूंगा। पिताजी सब जानते थे, सब समझते थे कि दोनों बेटों क्या कर रहे हैं, लेकिन फिर यही सोच कर चुप कर जाते थे कि क्या फ़र्क पड़ता है, तो अपने ही बच्चे। वैसे तो रामलाल जी कभी मना नहीं करते थे तिजोरी की चाबी देने से, लेकिन कभी कारण पूछ भी बैठते थे तो बच्चे कहते, क्या पिताजी आपको हम पर विश्वास नहीं है क्या? इस पर रामलाल जी ठहाका लगाकर हंस देते। जानकी जी हमेशा उन्हें टोकती कि बच्चों पर सब कुछ मत लुटाओ, परंतु रामलाल जी नहीं मानते। अरे जानकी, तुम तो जानती हो मेरे बच्चे मेरे जान हैं, लेकिन जी अपने बुढ़ापे के लिए भी तो अरे भगवान, बुढ़ापे की चिंता तू मत कर। अपने दोनों बेटे बड़े होनहार हैं, बहुत प्यार करते हैं हमसे। जो संस्कार हमने अपने बच्चों को दिए हैं, उनके रहते हमें कभी भी कोई दिक्कत नहीं आ सकती। जानकी जी चुप कर जाती हैं, लेकिन मन में कहीं ना कहीं विचार तो चलते ही रहते हैं। सोचती हैं आप भी अपने भोले कुछ ना कुछ अवश्य बचा कर रखना चाहिए। बेटे तो अपने हैं, लेकिन बहुए हुए तो पराए घर से आई हैं, और वैसे आपसे ज़्यादा मैं अपनी बहुओं को अच्छी तरह जानती हूँ। यह सब विचार करते हुए जानकी जी एकटक अपने पति को निहारे जा रही थी। इतने में रामलाल जी ने चुटकियां बजाते हुए उनकी विचारशीलता क्रम को भंग कर दिया। जानकी जी अपने विचारों की दुनिया से बाहर आई। रामलाल जी बोले, अरे भगवान, कहाँ गुम हो गई? मेरी चाय का समय हो गया है, आज मिलेगी या खुद ही बना लूँ? रामलाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, अरे क्या आप क्यों चाय बनाओगे? मैं राजू को आवाज़ देती हूँ, वो बना देगा। दरअसल जानकी जी ने रसोई घर और अपने दूसरे कामों को करने के लिए 16-17 साल का नौकर राजू रखा हुआ था, ताकि बहुओं पर काम का बोझ ना पड़े, और फिर इस उम्र में वे खुद भी ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी। जानकी जी बोली, और वैसे भी चाय बनाती आती भी है आपको, जो खुद बनाओगे? श्रीमती जी मुझे चैलेंज मत कीजिए, बहुत बढ़िया चाय बनाता हूँ मैं, चलो आज तुम्हें चाय बनाकर पिलाता हूँ। कहते हुए रामलाल जी रसोई में जाकर चाय बनाने लगे, तो इतने में राजू आ गया। अरे बाबूजी, मैं किस लिए हूँ? मैं चाय बनाता हूँ। अरे नहीं, आज की चाय मैं बनाऊँगा और तुम्हें भी पिलाऊँगा। कहते हुए रामलाल जी चूल्हा चलाने लगे, साथ में अपनी पत्नी के लिए गाना भी गाने लगे। बाहर दोनों बहुएं अपनी हंसी बहुत मुश्किल से रोक कर खड़ी थी। शाम को जानकी जी और रामलाल जी रोज की तरह सैर सपाटा करने के लिए बाहर निकले। जानकी जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रही थी कि उन्हें रामलाल जी जैसा सुलझा हुआ इंसान मिला। पर कहते हैं ना, कभी कभी अपने भाग्य को अपनी ही नज़र लग जाती है। अभी थोड़ी ही दूर निकले थे कि देखा सामने से एक तेज गति से कार बेकाबू होकर उनकी तरफ आ रही थी। कुछ समझ पाते इससे पहले ही कार ने उन दोनों को टक्कर मार दी, बुरी तरह वो उसे घायल कर दिया। जब होश आया तो जानकी जी ने स्वयं को हॉस्पिटल के बेड पर पाया। देखा तो एक नर्स उन्हें ड्रिप लगा रही थी। उन्होंने उठते ही रामलाल जी के बारे में पूछा तो नर्स ने बताया कि रामलाल जी आईसीयू में हैं। दरअसल उन्हें बहुत ज़्यादा चोट आई हुई थी, इसी कारण उनकी हालत गंभीर बनी हुई थी। सुनते ही जानकी जी ट्रिप उतार कर एक तरफ फेंकती है। चोट लगने के बावजूद उठकर खड़ी हो गई और चल पड़ी। आज दर्द में भी इतनी हिम्मत कहाँ थी कि कोई उन्हें रोक पाता। हॉस्पिटल में के अन्य कर्मचारी उनके पीछे से आवाज़ लगा रहे थे और जानकी जी
को जैसे कानों में से सुनाई देना बंद हो गया था। सिर्फ और सिर्फ रामलाल जी की तरफ प्यार भरी बातों ही उनकी कानों में गूंज रही थी। रामलाल जी को इतनी बुरी व्यवस्था में देखकर जानकी जी उन्हें देखती रह गई। कुछ देर पहले जो रामलाल जी उनके साथ हंसते बिलखलाते सैर पर निकले थे, वे हॉस्पिटल के बेड पर जख्मी हालत में बेसुध पड़े थे। जानकी जी खुद को संभाल न सकी। नहीं, उठाइए ना, देखिए, आपके सहारे तो मैं जिंदगी जी रही थी। आप ही तो मेरे दिल की भावनाओं को समझते हैं। अब आप ही इस तरह मुझसे रूठ जाएंगे तो मेरा क्या होगा। कहते कहते जानकी जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने आईसीयू से बाहर ले जाया गया। आखिर उन्हें भी काफ़ी कमजोरी आ गई थी और जानकी जी को हॉस्पिटल के बेड पर लेटा दिया गया और उन्हें आराम करने के लिए कहा गया। रामलाल जी की चिंता ही जानकी जी को खाए जा रही थी। आंखें बंद किए जानकी जी अपने पति के साथ ही बिताए हुए मीठे पलों को याद कर रही थी। इतने में आवाज़ आई। बड़ी माँ आंख खोलकर देखा तो सामने उनका नौकर राजू खड़ा था। जानकी जी ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। बोला, खाना खा लीजिए। बड़ी माँ जानकी जी लीजिए। बड़ी माँ जानकी जी इधर उधर देखने लगी। आसपास में और कोई नहीं था। राजू बोला, सब लोग घर चले गए थे तो मुझे लगा कि आप हॉस्पिटल में अकेली है तो आपका हाल चाल पूछ जानने आ गया। आते आते थोड़ा खाना भी ले आया। उठिए बड़ी माँ, खाना खा लीजिए। बाबूजी भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। राजू का स्नेह देखकर जानकी जी को कुछ हौसला हुआ। उन्हें लगा कि उन्हें साथ कोई खड़ा तो है इस दुख की घड़ी में। इतने में नर्स अंदर आई। बोलती, जानकी जी आपके पति को होश आ गया है। राजू उन्हें रामलाल जी के पास ले गया। रामलाल जी होश में तो थे परंतु अपने हाथ पैर नहीं हिला पा रहे थे। ये देखकर जानकी जी दर्द और चिंता से भर गई, लेकिन अपने पति के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहती थी। इसीलिए तुरंत अपनी पीड़ा अपनी आंखों में समेटकर रामलाल जी की ओर देखकर मुस्कुराई और बोली, भगवान का शुक्र है आप ठीक है। अब हम जल्द ही अपने घर चलेंगे। तबीयत थोड़ी संभलने के बाद उन दोनों को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई। वे दोनों घर तो गए लेकिन रामलाल जी अब व्हील चेयर पर ही आ चुके थे। वह चलने फिरने में असमर्थ थे। घर पर आने के बाद तो जैसे जानकी जी और रामलाल जी की ज़िंदगी ही पलट गई थी। जो लोग कभी घर में के मुखिया हुआ करते थे, इस घर की रौनक हुआ करते थे, वे दोनों अब उपेक्षा की नज़रों से देखे जाने लगे। बच्चों को अपने माता पिता ही बोझ नगले लगे। रामलाल जी की दवा पानी सब जानकी जी ही करती थी। एक दिन राजू किसी काम से बाजार गया था तो जानकी जी ने अपनी छोटी बहू को कहा, बेटी अपने बाबूजी के लिए कम नमक मिर्ची का थोड़ा सा दलिया बना दो। तो बहू ने टका सा जवाब दिया, माँ जी हमें और भी बहुत सारे काम हैं और पिछले कुछ दिनों से जो घर की हालत चल रही है, हम किटी पार्टी भी नहीं जा पाए। आप ये काम खुद ही कर लीजिए तो अच्छा होगा। कहते हुए बहू तैयार होकर किटी पार्टी में चली गई। कभी जानकी जी बेटों को दवा या फल लाने को कहती तो वो कोई ना कोई बहाना बनाकर इनकार कर देते। बेटों का साथ देने के लिए बहुएं भी आ जाती। माँ जी कितना भी खर्च कर लो अब बाबूजी तो ठीक होने वाले नहीं, तो थोड़ा सोच समझ कर बात किया करो खर्चे की। इन तीर भरी बातों से माँ का कलेजा छन्नी हो जा। मन ही मन में वो भी जानती थी कि बेटों को यह सब सिखाने वाली बहुएं ही हैं। सोचने लगी कि यही बेटे छोटे छोटे खर्चों के लिए बाबूजी करते हुए आ जाते थे। अब बाबूजी भी लाचार हो गए तो दूध और में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए गए। बेटे बहुओं की जली कटी सुनकर जब जानकी जी कमरे में आई तो देखा रामलाल जी की आंखों से आंसुओं भरी हुई थी। रामलाल जी जानकी जी को देखकर बोले, मैंने अपनों दोनों बेटों को अपने दोनों हाथ समझा था, लेकिन मुसीबत में यही दोनों ने हमारी परवरिश को ही नकार दिया। लेकिन जानकी तुम मेरी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे पिता, तिजोरी की चाबी कहाँ गई?
यहाँ तो रखी थी। इधर उधर देखते हुए जानकी जी बोली। राजू जो पास ही खड़ा था सब बातें सुन रहा था। जानकी जी से बोला, अरे सुबह ही तो छोटी भाभी और बड़ी भाभी कमरे में आई थी, क्या पता दोनों ने ले ली हो। ये सब सुनते ही जानकी भी जी चौंक गई, लेकिन खुद को संभालते हुए बहुओं के पास पहुंची। बहू बहू को वो तिजोरी की चाबी क्या तुम्हारे पास है? जानकी जी थोड़ा सकुचाते हुए बोले। बहुए तो जैसे ही तैयार ही खड़ी थी चिल्लाने को, माँ जी आप तो पैसे लुटाने की में ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि पेड़ पे उग रहे हैं। अब तो आपके प्रति की कमाई भी नहीं रही, इसलिए पैसों को कैसे बचाना है ये हम अच्छी तरह जानते हैं। अब वह चाबी आपको नहीं मिलेगी। बहुओं का बेशर्मी भरा जवाब सुनकर जानकी जी हैरान से उन्हें देखती है रह गई। अगले ही दिन जानकी जी जब सोकर उठी तो देखा रामलाल जी को थोड़ा बुखार था। जाकर बेटों से कहा, तुम्हारे बाबूजी को हॉस्पिटल लेकर जाना है, बुखार लग रहा है और रूटीन चेकअप भी करवाना है, तो गाड़ी ले चलो। इतने में छोटे बेटे का जवाब था, गाड़ी में पेट्रोल नहीं है, आपको तो पता ही है घर में पैसों की कितनी तंगी चल रही है, ऊपर से बाबूजी का सब काम धंधा छोड़कर घर बैठे हैं गए हैं। इतने में बड़ा बेटा भी आ गया और बोला, माँ आप समझती क्यों नहीं, हम लोग नौकरी पैसा हैं, इतना समय नहीं होता हमारे पास कि हम ये फालतू के काम कर सके। राजू को बोलकर ऑटो बुलवा लीजिए और बाबूजी को लेकर चले जाइए। जानकी जी अपमान का घूंट पिए चुपचाप खड़ी थी। उन्होंने उस समय कुछ ना बोलना उचित ही नहीं समझा। इतने में राजू की आवाज़ लगाई, आइए बड़ी माँ, मैं ऑटो बुला कर लाया हूँ। जाते हुए जानकी जी ने राजू से कहा, पर बेटा मेरे पास तो पैसे भी नहीं बचे दवा और फल लाने के लिए, मैंने पैसे उठा लिए हैं, तनख्वाह में से कुछ बचे थे, पूरे हो जाएंगे। कहते हुए राजू जी बाबूजी की व्हीलचेयर को सरकाते हुए ले गया। कहने को तो राजू नौकर था, लेकिन जानकी जी के और रामलाल जी की सेवा उनके बच्चों से बढ़कर कर रहा था। ऑटो में जानकी जी और राजू से के कहने लगी, मुसीबत में जब अपनों ने ही पलड़ा झाल लिया तो तूने अपनों से भी ज़्यादा ख्याल रखा। तब राजू बोला, बड़ी माँ मेरे बचपन से ही माँ बाप नहीं थे, मेरी दादी ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था, अब वह भी चली बसी, मुझे तो आप दोनों ही में ही अपने माता पिता की परछाई नज़र आती हैं। राजू की आंखें सजल हो उठी। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने रामलाल जी के लिए कुछ खास डाइट और एक्सरसाइज बताई। राजू ने सब अच्छे से समझ लिया। वापस घर आते ही वे रास्ते में ऑटो रुकवाया और राजू ने दवाइयाँ और फल और ज़रूरी सामान ले लिया। राजू ने उनके खाने पीने का खास ध्यान रखा। कुछ ही दिनों में बाबूजी भी ठीक होने लगे। जब तबीयत थोड़ी अच्छी हुई, एक दिन बाबूजी ने अपने दोनों बेटों को हाल में बुलाया। क्या बाबूजी, आपको तो कोई काम धंधा नहीं है और आप सारा दिन हमें ही परेशान किए करते हैं। दोनों बेटे चिल्लाते हुए अपने अपने कमरों के बाहर आए। सामने देखा तो चौंक गए। सामने सोफे पर माँ बाबूजी के साथ दो अनजानो शख्स बैठे थे और रामलाल जी के चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास झलक रहा था। तुम लोगों को शायद नहीं पता, आज हमारी श्रीमती जी का जन्मदिन है, उसी अवसर पर यह सारा इंतजाम किया है आज हमने। कहते हुए रामलाल जी ने जानकी जी के साथ केक काटा। जानकी जी को एक गिफ्ट पैक उठाकर देते हुए बोले, ये लीजिए श्रीमती जी, आपके लिए अपनी मनपसंद की महंगे वाली सिल्क की साड़ी लाया हूँ। दोनों बहुओं के मुंह खुले के खुले रह गए। क्या हुआ? हैरान हो गए कि इस लाचार निठल्ले बूढ़े के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए। चलो आज आप लोगों को भी सरप्राइज दिए देता हूँ। रामलाल जी ने अपने साथ खड़े दोनों व्यक्तियों का परिचय दिया। ये मेरे वकील दोस्त दामोदर जी हैं, जिन्हें मैंने वसीयत का बंटवारा करने के लिए बुलवाया है, और ये दीनदयाल जी, जिन्होंने मैंने ये मकान 1,20,00,000 में बेच दिया है। इतना कहने की देर थी कि बेटों और बहुओं के सिर पर जैसे तो आसमान टूट पड़ा। लेकिन बाबूजी, आप बिना हमारी रजामंदी के ऐसा कैसे मेरी बात अंतिम ख़त्म नहीं हुई है। रामलाल जी की आज बोलते ही
जा रहे थे और किसी की रामलाल जी ने वकील साहब को वसीयत पढ़ने सुनाने के लिए कहा। उसमें लिखा था कि मैंने अपनी दुकान से अपने बेटों और बहुओं को बेदखल करता हूँ, उस पर आज से राजू का हक होगा। वहीं अब मेरा कारोबार संभालेगा। इस मकान के बेचने से जो पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा मैंने अपनी पोते पोती के नाम पर जमा करवा दूंगा, जो कि उनके वयस्क होने के बाद उन्हें मिल जाएगा। और बाकी की आधी रकम में से एक छोटा सा मकान खरीद रहा हूँ, जिसमें मैं, अपनी पत्नी और राजू तीनों रहेंगे और मेरे पोते पोतियों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। अब रामलाल जी बोले, तुम लोगों के पास 10 दिन का समय है अपने रहने का इंतजाम कहीं और करने के लिए, क्योंकि 10 दिन बाद इस घर पर दीनदयाल जी का हक होगा। मैं अभी तक इसी भ्रम में था कि मेरे 2 बेटे हैं जो बहुत में होनहार हैं, परंतु क्या सचमुच में मेरे दोनों बेटों मेरे अपने हैं? यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ में जी रहे हैं। मैं भी मिश्रात भ्रम में पड़कर खुश हो रहा था कि यहाँ सब मेरे अपने। शुक्र है कि मालिक का जो हमें ऐसा दुख दिखाया, जिनके कारण मुझे दुनिया की असलियत साफ साफ दिखाई देने लगी। मुसीबत के समय में भी तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे ही दिखाई दे रहे थे। अरे मैं अब कब से इस दुनिया से कुछ कर गया होता, अपने लाचार बेकार अपाहिज शरीर के साथ कब तक जीता। ये सब मेरी पत्नी और राजू की सेवा का फल है, जो आज मैं बिल्कुल दुरुस्त हूँ। असल में बेटों का फर्ज तो सिर्फ राजू ने ही निभाया है। पिताजी वो नौकर हैं और उसे नौकर की जगह ही रखिए। आपके बेटे हम हैं, बड़े बेटे ने कहा। छोटे की बात सुनकर रामलाल जी बोले, बंधी हुई तनख्वाह के अलावा दिया ही क्या है? इसे जीवन दान दिया है। मुझे मेरी और मेरी पत्नी के बुढ़ापे की लाठी बना है। अब तो दोनों बेटों और बहुओं माँ जी के चरणों में गिर पड़ी और बोली, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ जी, आप ही कुछ समझाइए बाबूजी को। हम लोग आपके ही हैं तो बच्चे हैं, और फिर रिश्तेदार क्या बोलेंगे, यह भी तो जरा सोचिए। बहुओं ने को माँ जी से कुछ उम्मीद थी, लेकिन जानकी जी उनकी उम्मीदों पर पानी फेरते हुए बोले, यह बात तब याद क्यों नहीं थी जब तुम लोगों के सामने लाचार होकर मैं तुम्हारे बाबूजी की ज़िंदगी की भीख मांग रही थी। और फिर रिश्तेदार जो कहेंगे सो कहेंगे, मुझे उनकी कोई चिंता नहीं है। तुम अपना सामान बांध करने के लिए तैयार करो। माँ पिताजी की हिम्मत देखकर आज दोनों बेटों और बहुओं भौचक्के हो गए थे। शायद उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। ये वो लोग बहुत गिड़गिड़ाए, लेकिन अंत में वही हुआ जो वसीयत में रामलाल जी ने लिखा था। बेटों और बहुओं को अपने किए की सज़ा और सबक दोनों को मिल चुके थे।